एनीवे चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई सी न्यू फेस, और कोई ऐसा नया आज कोई नहीं, दिस इज वन। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन 1 मिनट के अंदर। दिस इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये एक ओपन बुक सब्जेक्ट है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको ढेरों, अगर बक्सा भर की बुक ले जाना तो आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको कुछ केसेस दिए जाते हैं इन द एग्जामिनेशन पेपर, कल आपने डिस्कस किया। कुछ केस दिया जाएगा, कोई डिस्प्यूट दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा क्या ये सक्सीड करेगा या नहीं करेगा। तो आपको वहां बैठ के अपने मन से जजमेंट नहीं देना है। सारा जजमेंट्स अपने पढ़ रहे, 350 से 350 जजमेंट्स अपने पढ़ रहे, उसी में से कुछ होगा। हम लोग यहाँ पे बस इतना करते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या जजमेंट है, उसका फैक्ट्स क्या है, केस क्या है, लॉ क्या है, सब चीज देख लेते हैं, सो दैट आपको जब एग्जाम में वो केस सामने आए तो आप उसका आंसर कर सको। एक बार जो ये क्लासेस पढ़ लिए, क्या हम लोग घर में जाके एक बार वो कुछ हुएंगे नहीं। एक बार जो भी इंसान ये क्लास करे, प्लीज कृपा करके घर पे जाके एमसीएस का टेंशन मत लेना, एमसीएस का बुक्स मत पढ़ना। जब पढ़ना हो तो खुद ही बता देंगे कि अब समय आ गया, अब पढ़ लो, ठीक है। अभी पढ़ने का कोई काम नहीं है, क्योंकि ओपन बुक है। तो टेस्ट के लिए भी हम आपको कभी बोलेंगे नहीं कि टेस्ट होने वाले तो पढ़ के आना। इट विल बी अ सरप्राइज टेस्ट ऑलवेज इस सब्जेक्ट का, ठीक है, चलेगा। तो अभी अपने कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, स्पेशली कंपनी, ठीक है। तो इसमें जितने केसेस है वो स्पेशली स्पेशली कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। इधर उधर के एक्ट, जैसे कल हमने देखा एक कोबरा का केस था, बट वाज दैट अ कोबरा का केस इन रियल सेंस? नो। बस उसमें जो केस फाइल किया गया था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर किया गया था। इन रियल सेंस इट वाज अ केस ऑफ कंपनीज एक्ट का ही एक प्रिंसिपल, राइट। तो इसमें जो भी देखते हैं कंपनीज एक्ट की अलग अलग प्रिंसिपल्स को देखते हैं। जितना कुछ हम लोग पढ़ के आए, सेपरेट लीगल एंटिटी, कैसे हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल को यूज करते हैं। जनरल स्पेशल एक्ट्स विल प्रिवेल ओवर द जनरल एक्ट्स, कैसे हम लोग उस प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज करते हैं। कूल। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग कौन सा पेज नंबर पे जाना है। पेज नंबर 36 है ना, पेज नंबर 40। यस, ये है अपना केस, ठीक है। बहुत ही चिंती केस है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। केस का नाम है शांता जेन्युइन कॉमरैट वर्सेस सकाल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, देखो भाई, हम जेन्युइन पता नहीं जो भी है, जेन्युइन वे पता नहीं, व्हाटएवर। शांता वर्सेस सकाल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सिंपल केस है। व्हाट इज इट? द फोरम इज, ये अपना फोरम है सुप्रीम कोर्ट। अपील है, पिटीशन है, क्या है? इट्स अ सिविल अपील। तो एपेलेंट कौन होगा? एपेलेंट कौन होगा? शांता इज द एपेलेंट, रिस्पोंडेंट इज सकाल। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ आइए देखते हैं फैक्ट्स, केस के फैक्ट्स को। केस में क्या हुआ था इस पर्टिकुलर केस में? जो शांता है ना, वो लोग गए थे कंपनी कोर्ट के पास, जो सबसे लोअर लेवल ऑफ कोर्ट है। आज के दिन में वो कोर्ट कौन है? एनसीएलटी, एनसीएलटी, ठीक है। तो ये है 1983 का केस। उस समय कंपनी कोर्ट्स होते थे, ठीक है। तो कंपनी कोर्ट्स के पास गए थे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का पिटीशन लेके कि भाई ये जो सकाल पेपर प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो प्लीज लुक इनटू इट। कंपनी कोर्ट ने सारे फैक्ट्स देखे, सारे एविडेंसेस देखे एंड उन्होंने जजमेंट सकाल न्यूज़पेपर की तरफ पास किया। मतलब वो क्या बोले कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं चल रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? वहां से शांता जाके बोल रहा है कि सकाल जो कंपनी है उसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है। कंपनी कोर्ट में सारे एविडेंसेस, सब चीज, जितना फैक्ट सब चीज कंसीडर किया एंड जजमेंट पास किया इन द फेवर ऑफ सकाल, व्हिच मींस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं चल रहा है। सब लोग क्लियर हो इस बात से? सब लोग क्लियर हो? कोई डाउट नहीं? तो किसके अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ है? शांता के अगेंस्ट। तो अपील में शांता जा सकती है। शांता हाईकोर्ट में अपील में गई, ठीक है। हाईकोर्ट में जब अपील में गई तो हाईकोर्ट ने बोला कि आपका पिटीशन नीचे कंपनी कोर्ट में आपके अगेंस्ट गया था, ठीक है। और हम इस पिटीशन के मेरिट्स में घुसना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, तो हम आपके अपील को इन लिमाइन या इन लिमिनी डिसमिस कर रहे हैं। व्हाट इज इन लिमाइन या इन लिमिनी मीन? इट मींस कि हम बिना मेरिट में घुसे, ऊपर ऊपर से ही जस्ट आपने जितना एक्सप्लेन किया है उसी के बेसिस पे हम इसको डिसमिस करते हैं। समझ आया? तो हाईकोर्ट ने भी किसके फेवर में दिया जजमेंट? सकाल, क्योंकि उन्होंने शांता के अपील को बोला कि देखो भाई, आप जो अपील में लेके आए हो हम उसके मेरिट्स में भी नहीं घुसे, हम ऐसे ही डिसमिस कर दे रहे। तो जजमेंट अगेन वेंट इन द फेवर ऑफ सकाल। इसीलिए वापस सुप्रीम कोर्ट में शांता ही आई है एज अपील, ठीक है। वापस हम लोग केस यहां पे समझते हैं।
देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, we'll start with the company's code. कंपनीज कोर्ट में शांता गए सकाल के अगेंस्ट, राइट। कंपनीज कोर्ट ने किसी फेवर में जजमेंट दिया, सकाल, सकाल जीत गया। शांता इज अग्रीव्ड, शांता चला गया हाई कोर्ट में अपील में। अपील में भी द केस विल बी शांता वर्सेस सकाल ओनली बिकॉज एपेलेंट ये है। हाई कोर्ट ने बोला शांता को, शांता जो अपना केस प्रेजेंट कर रहा था, हाई कोर्ट ने बोला आपके केस में कोई दम नहीं है, कंपनीज कोर्ट ने अपने जजमेंट में सब कुछ दे रखा है, तो हम आपके केस के मेरिट्स में घुसेंगे नहीं, हम आपको वापस से सब कुछ भी चीज खोल के एविडेंसेस प्रेजेंट करने नहीं देंगे। आई विल डिसमिस योर पिटिशन इन लिमिट, ठीक है। हम केवल नीचे वाले कोर्ट का जजमेंट पढ़ के ही आपका केस को डिसमिस कर दिए, ठीक है। इस ऑर्डर से अग्रीव होके ये वापस सकाल के फेवर में गया हाई कोर्ट, तो शांता इस ऑर्डर से अग्रीव होके आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने ये बात बोला, बाहर में जाए मेरा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला पिटिशन। पहले तो ये बात बताओ, क्या अपील में हाई कोर्ट इन लिमाइन मेरा पिटिशन डिसमिस कर सकता था या नहीं? हाई कोर्ट में कौन सा अपील में गए थे? फर्स्ट अपील में गए थे। फर्स्ट अपील इज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। फर्स्ट अपील में जाना हर इंसान का राइट होता है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इन्होंने बोला जब हम फर्स्ट अपील में हाई कोर्ट के पास गए थे तो हाई कोर्ट ने मेरा पिटिशन बिना मेरिट्स में घुसे कैसे रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है पिटिशन में, सच में पिटिशन में जब मेरिट्स में घुसे तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं हो, बट अगर वो पिटिशन में घुस के ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है बोलता तो मेरे को चलता, बिना मेरिट्स में घुसे वो कैसे डिसमिस कर दिया। समझा आपको शांता क्या बोल रहा है? शांता का एक ही बात बोलना है, हम हाई कोर्ट में गए थे एज अ मैटर ऑफ राइट, वहां मेरा अपील ढंग से एंटरटेन होना चाहिए था, उन्होंने मेरे अपील के मेरिट्स को एंटरटेन ही नहीं किया, बाहर से डिसमिस कर दिए, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। आप मेरिट्स में घुसते फिर बोलते कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है, मेरे को चलता, एकदम चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना मेरिट्स में घुसे कैसी ये बात बोल रहे हो? समझा सब? बताओ फिर किसी क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि हाई कोर्ट ने ठीक किया या हाई कोर्ट ने गलत किया? सब क्यों? क्यों ऐसे घुसा क्यों जरूरी है? कंपनीज कोर्ट ने जब अपने जजमेंट में सब चीज लिख के दिया है, ये एविडेंस था, ये एविडेंस था, ये एविडेंस था, ये प्रूव हुआ, ये प्रूव नहीं हुआ, तो हम बिना कंपनीज कोर्ट के कंपनीज कोर्ट का जजमेंट पढ़ के बिना एविडेंस में घुसे तो कर ही सकते हैं ना। झूठ तो नहीं लिखा होगा कंपनीज कोर्ट अपने ऑर्डर में, सच ही लिखा होगा, तो फिर क्यों अपील में घुसना, मेरिट में घुसना जरूरी है? मेरा क्वेश्चन समझा आपको? जब हम मेरे पास कंपनीज कोर्ट का ऑर्डर है तो हम ऑर्डर के बेसिस पे अगर जजमेंट पास करें तो वो भी तो ठीक ही बात है ना। ऑर्डर में उन्होंने सब एविडेंस सब सच ही लिखा होगा जो भी उनको मिला, तो उसके बेसिस में इनको समझ में आ गया है कि पिटीशन में कोई दम नहीं है, अपील में कोई दम नहीं है, तो क्यों घुसा उसमें? टाइम वेस्ट ही होगा कोर्ट का। ओके जरूरी है ऐसा कि कंपनी में ऐसे चांसेस हो सकते हैं कंपनी को इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे डिसीजंस गलत होते हैं जो बाद में ओवररूल हो जाते हैं। सो व्हाट शी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जरूरी नहीं है कि नीचे वाले कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हमेशा सही होगा, तो आप केवल उसके जजमेंट के बेसिस में अपने अपील में ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अपील प्रोविजन का मतलब ही ये होता है कि आप पूरे केस को वापस से देखोगे एंड देन चेक करोगे क्या नीचे वाले कोर्ट का जजमेंट ठीक था कि नहीं। तो जहां आपका काम है चेक करना नीचे वाले कोर्ट का जजमेंट, वहां पे आप नीचे वाले कोर्ट के जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो। डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे यही होल्ड किया कि देखो भाई आपके पास अपील में आया गया था, ठीक है, कोर्ट ने जजमेंट पास की, नीचे वाले कोर्ट ने, उसको रेस्पेक्ट करना है सबको, दैट्स ऑल राइट, बट अपील प्रोविजन का भी कुछ वैल्यू तो रखोगे। अपील प्रोविजन क्यों आता है? अपील प्रोविजन क्यों बनाया गया है? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, टू गिव द पार्टीज अ चांस कि अगर नीचे वाले कोर्ट ने कुछ गलती की है तो उसको सुधार दिया जाए। इसीलिए फर्स्ट अपील इज अ मैटर ऑफ राइट। हाँ, अगर दो कोर्ट सेम बात बोल रही है तब गलती का चांसेस कम ही होता है जनरली, राइट? ऐसा नहीं कि दो कोर्ट्स अगर एक ही बात बोल रही है तो तीसरा कोर्ट चेंज नहीं कर सकता। हम लोग बहुत बार देखे हुए, लोअर कोर्ट एक ऑर्डर दिया है, सेम ऑर्डर हाई कोर्ट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ऑर्डर दिया है, दैट इज अलाउड, बट एटलीस्ट एक बार तो चेक कराओगे ऊपर वाले अथॉरिटी से, ठीक है? तो हाई कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी थी, उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोग मेरिट्स में घुस के चेक करें, ठीक है? वो ऊपर से बिना मेरिट्स में घुसे ऑर्डर पास नहीं कर सकते, ठीक है? समझा सबको?
चलिए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। किसी किसी के पास नोट्स है वैसे आज? अरे वाह, चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। The petitioners filed a petition in the High Court complaining about operation and management of the affairs of the company. ठीक है, कंपनीज कोर्ट हो यहाँ पे, कंपनीज कोर्ट में उन्होंने फाइल की थी पिटिशन। ठीक है, कंपनी जज डिसमिस द पिटिशन, मतलब ऑर्डर किसके फेवर में पास कर दिया था? सकाल। अगर हम पिटिशन फाइल कर रहे और पिटिशन डिसमिस हो गया, मतलब मेरे अगेंस्ट गया है ना, तो सकाल के फेवर पास हुआ। पिटिशनर ने इसके अगेन एक अपील बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट प्रेफर की। ठीक है, डिवीजन बेंच ने अपील को डिसमिस कर दिया इन लिमाइन। इन लिमाइन, इन लिमाइन मींस बिना मेरिट में घुसे, ऊपर से डिसमिस कर दिया। तो एप्लेंट्स ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रेफर की। तो सुप्रीम कोर्ट में वो बस एक ही चीज क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या इन लिमाइन में मेरा पिटिशन डिसमिस होना वाज जस्टिफाइड। यहां पे हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था कि नहीं, हमारा क्वेश्चन इतना ही था कि हाईकोर्ट ने जो इन लिमाइन हमारा पिटिशन डिसमिस किया है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने एप्लेंट्स की तरफ डिसीजन दिया, उन्होंने होल्ड किया हाईकोर्ट रूल्स के हिसाब से। ठीक है, द एपेलेंट कोर्ट और इन समरली डिसमिसिंग द अपील, और मतलब उन्होंने गलती की। तो एपेलेंट कोर्ट ने जब समरली डिसमिस कर दी अपील को, वो उनकी गलती थी। That was against the prescribed rules. रूल्स बोलता है अगर आपके पास फर्स्ट अपील में कुछ भी आएगा, आपको मेरिट्स में देखना पड़ेगा। समझा आपको? सबको समझा? ठीक है, सो द कोर्ट रिमांडेड द मैटर बैक टू द हाई कोर्ट फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन। वो बोला देखो हम अपील में हम तो घुस के नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े इंसान हैं, हम वापस हाई कोर्ट के पास भेज रहे, तुम तरीका से अपील्स में देखो, अपील में पूरा मेरिट्स में घुस के देखो एंड देन अपना जजमेंट पास करो। समझा आपके केस? बहुत ही छोटी सा केस था, बहुत ही छोटा सा केस था, बट इसका अगेन फार-रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। आप आगे जाके जब सीएस बनोगे और आपके कंपनी के साथ कभी ऐसा होए कि आप अपील में गए हो हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने मेरिट्स में बिना घुसे आपके अपील को डिसमिस कर दिया, तो यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस जजमेंट। कि आप ऐसा नहीं कर सकते अगेंस्ट द रूल्स। ठीक है, चलेगा? सबको समझा? आपको समझा? व्हाट्स योर नेम? ओह ठीक है, तो हम बात किए थे फोन पे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नए केस पे। दिस केस अनदर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि कुछ लोग जब तेजी दिखाते हैं तो उनको ना वापस लिमिट में लाना बहुत जरूरी होता है। नहीं कोई कुछ बोला क्या? नहीं, पिछला केस समझा ना सबको? चलिए अगला केस में आते हैं। केस नंबर 37, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन लंदन ब्रांच वर्सेस जेनिथ इंफोटेक लिमिटेड। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, मैं जो बोल रहे थे, कुछ लोग जब बहुत ज्यादा अपने कार्ड्स को कार्ड्स मिलने के बाद जो तेजी दिखाने लग जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा लिमिट में लाना जरूरी पड़ता है। इस केस में वही बात है। ठीक है, तो दिस केस इज अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, जो कि अभी आज के दिन में नहीं है, रिपील हो चुका है। कौन सा एक्ट है उसके अगेंस्ट? आईबी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जब आया तो उसने सीका को रिपील कर दिया, बट स्टिल हम लोग ये केस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा प्रिंसिपल है जो आज हम आईबी कोड में लगा सकते हैं। ठीक है, now जल्दी से बताओ सीका में क्या होता था? कंपनी क्या हो जाती थी? कंपनी क्या हो जाती थी ये तो बताओ। कंपनी सिक हो जाती थी, विच मीन्स इंसॉल्वेंट हो जाती थी, पैसा पे नहीं कर पा रही है। तब वो क्या करती थी? डीआईएफआर के पास जाती थी। डीआईएफआर के पास जाने को क्या बोलते हैं? नहीं, सीआईआरपी इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब आप डीआईएफआर के पास जाते हो तो आप क्या लेके जाते हो? अपने केस में पढ़े थे, कुछ लेके जाते हो जिसके बाद डीआईएफआर डिसाइड करती है उसको केस रजिस्टर करना है या नहीं। फर्स्ट मोशन पेटिशन इज मर्जर्स एंड अमाल्गमेशंस। रेफरेंस याद आया? आप डीआईएफआर के पास अपना रेफरेंस लेके जाते हो कि देखो भाई हम गरीब हो चुके हैं, हमारा दिवाला निकल चुका है, प्लीज हमें रजिस्टर कर लो, तब आगे उसके बाद हमारा रिवाइवल हो पाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली केस डीआईएफआर के साथ रजिस्टर नहीं करते हो, आप डीआईएफआर को सिंपली रेफरेंस देते हो। डीआईएफआर डिसाइड करता है उसको रजिस्टर करना है या नहीं। समझा? समझा सबको? नाउ इस केस में
जो अपना रिस्पोंडेंट कंपनी है जेनिथ इन्फोटेक, ठीक है, ये हो गए थे गरीब, ठीक है, जेनिथ इन्फोटेक हो गई थी गरीब, एकदम इंसॉल्वेंट, एकदम सिक, वो गई बीआईएफआर के पास, क्या लेके, रेफरेंस लेके गई। नाउ बीआईएफआर के पास जब रेफरेंस लेके आप जाते हो तो बीआईएफआर आपको रजिस्टर करता है, ठीक है, बट वो देख समझ के करता है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में जेनिथ गई रेफरेंस लेके, ठीक है, रेफरेंस लेके जब गई तो बीआईएफआर ने मना कर दिया, बोला हम रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गई उसके सेक्रेटरी पास, सेक्रेटरी को बोली देखो आपका बीआईएफआर मेरे साथ ऐसा ऐसा बोल रहा है, प्लीज मेरे को रजिस्टर कर लो, सेक्रेटरी ने भी मना कर दिया। ये फिर गई चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने भी मना कर दिया रजिस्टर करने से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, जेनिथ ने फिर कोर्ट्स को अप्रोच किया। जेनिथ का बोलना यह है कि सेक्रेटरी एंड चेयरमैन जो बीआईएफआर के है, बोलो बीआईएफआर के एडजुडिकेटरी बॉडीज नहीं है। सो अगर आप बीआईएफआर का स्ट्रक्चर देखोगे तो बीआईएफआर में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो प्रॉपर जजेस का काम करते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं जो अपना एडमिन वर्क करते हैं। एडमिन वर्क के अंदर आते हैं सेक्रेटरी एंड चेयरमैन। सेक्रेटरी एंड चेयरमैन को एक भी जजमेंट देने का ऑर्डर का राइट नहीं है, वो कोई भी चीज के जजमेंट या ऑर्डर पास नहीं कर सकते, वो एडमिन वर्क देखेंगे, ठीक है। तो जेनिथ का ये बोलना है कोर्ट के पास कि सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट को इस चीज के ऊपर डिसाइड करने का राइट ही नहीं था कि उनका मैटर रजिस्टर हो सकता है या नहीं। उनको मियरली इतना राइट दिया गया था कि आप केवल एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करें, एप्लीकेशन ठीक है कि नहीं। समथिंग वेरी सिमिलर टू आईबीसी में जब रेजोल्यूशन प्लान आता है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल केवल क्या देखता है, केवल एलिजिबिलिटी देखता है, वो मेरिट्स में घुसेगा क्या, कभी नहीं। मेरिट्स में कौन घुसता है, सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। वैसे ही इसमें चेयरमैन एंड सेक्रेटरी को केवल स्क्रूटिनाइज करने का राइट दिया गया है कि देख लो जो एप्लीकेशन आया है वो ठीक है कि नहीं, वो एप्लीकेशन में सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो ठीक है कि नहीं, सारे सिग्नेचर जितने चाहिए वो ठीक है कि नहीं, बस उतना। आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो जेनिथ इन्फोटेक ने कोर्ट को आके बोला कि भाई चेयरमैन और सेक्रेटरी का काम कितना था, केवल स्क्रूटिनाइज करना था, उनको उसके ऊपर एजुकेट करने का तो राइट किसी ने नहीं दिया, राइट। तो उन्होंने मेरा इसका रेफरेंस को मना कैसे किया। ऑन द अदर हैंड सेक्रेटरी एंड इनका कहना था, सेक्रेटरी एंड चेयरमैन वालों के लिए कहना था भाई हम चेयरमैन हैं, चेयरमैन मतलब हम सबसे हाईएस्ट पोजीशन में, हम जो है करेंगे, मेरे बाप को दौलत भी आया, क्या कर लो, मेरे को स्क्रूटिनाइज करने का राइट दिया गया, स्क्रूटिनाइज करते वक्त मेरे को लगा नहीं करना तो नहीं करना है, हमने आपका रिजेक्ट कर दिया, आप मेरे को रोक नहीं सकते हो। समझा आपको? बताओ कोर्ट के जगह में अगर आप बैठे हो तो आप क्या डिसाइड करोगे, कैसे समझा, कैसे फैक्ट समझे, सिंपल है। रेफरेंस लेके गए थे, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ने मना किया है, उन्होंने रजिस्टर करने से मना किया है, तो क्वेश्चन इज क्या उनको इतना पावर दिया गया है कि वो मना कर सके किसी भी केस का रजिस्ट्रेशन, क्यों? क्यों स्क्रूटिनाइज करते वक्त आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते क्या, स्क्रूटिनाइज करते वक्त क्या कर सकते हो फिर, उसमें आप ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते, ओके। ऐसा कोई भी इंसान इसको लगता है कि नहीं ऑर्डर पास किया जा सकता है, बिकॉज स्क्रूटिनाइज करो नहीं अच्छा लगा, ऑर्डर पास कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। तो स्क्रूटिनाइज करके हम क्या करेंगे, मान लो हम स्क्रूटिनाइज किए और मेरे को गलत लगा तो हम क्या करेंगे, आप अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताओ कि ऐसा ऐसा गड़बड़ है, वो डिसाइड करेगा क्या करना है, आप खुद से डिसीजन नहीं लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज डिसाइड किया, उनका भी यही कहना था कि देखो भाई सीगा के अंदर जो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी होते हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होते हैं, ठीक है, वो लोग जुडिशियल फंक्शंस नहीं करते, ऑर्डर देने का राइट केवल जुडिशियल बॉडीज को होता है, ठीक है। तो वहां पे जो जुडिशियल फंक्शन करने के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हैं वो लोग ऑर्डर पास करेंगे, चेयरमैन सेक्रेटरी कभी भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपको थोड़ा सा पावर हम दिए है स्क्रूटिनाइज करने का, उसमें ज्यादा उड़िए मत, केवल स्क्रूटिनाइज करने तक रहिए, ऑर्डर पास करना आपके राइट के अंदर नहीं आता, चलेगा, ठीक है। केस का ईयर देखो तो सीका का केस 2017 में कैसा है,
इट्स एन अपील, तो वो हाई कोर्ट में पहले से चलता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील में बाद में आया। तो ऐसा हम नहीं करते कि सी का खत्म हो गया तो हम उसे केसेस भी खत्म कर दें, केसेस विल गो, ठीक है, केसेस विल गो आगे। अब इसमें मान लो डिसाइड हुआ कि आप रेफरेंस को रजिस्टर करो, तो क्या 2017 में आप रेफरेंस को रजिस्टर कर सकते हो? तो आप कहां जाओगे? आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर सीआई एप्लीकेशन करोगे, समझा? So your reference will be treated as an application for initiating CIRP, ठीक है? सबको क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलिए देखते हैं। Respondent filed a reference under section 15 of SICA. The application was first refused by the registrar on the ground that the company was not an industrial company. पहले रजिस्ट्रार ने मना किया, उसने बोला कि आपकी कंपनी इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं है, ठीक है? Decision was upheld by the secretary and the chairman of the board, ठीक है? तो petition, उसके बाद ये वाला is not important. Respondent contended that registrar and other authorities like secretary and the chairman did not have any power of adjudication and hence could not pass orders rejecting the application made by the respondent. रजिस्ट्रार का काम इतना है कि आप रजिस्टर करो बस, आपको बैठ के पंचायत करने कोई नहीं बोला कि कंपनी इंडस्ट्रियल कंपनी है या नहीं। आप रजिस्टर करो, इंडस्ट्रियल कंपनी है कि नहीं वो कोर्ट देखेगा, वो बीआईएफआर के एडजुडिकेटरी बॉडी देखेगा। फर्स्ट हियरिंग में उसको लगेगा इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं है, बात खत्म, हटा देगा। आप कौन होते हो बोलना है? समझा सबको? सबको समझा? ठीक है। कोर्ट डिसाइड इन द फेवर ऑफ Zenith. The statute vests in the registrar or the secretary of the court the power to scrutinize an application prior to the registration, register it and place the same before the bench. ठीक है, तो बेंच डिसाइड करेगा कि वो इंडस्ट्री, वो जो कंपनी है वो इंडस्ट्री कंपनी है कि नहीं। आप बस एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज करो, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं एंड रजिस्टर करो। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको बोलो उतना डॉक्यूमेंट्स लाके देने के लिए, ठीक है, रजिस्टर कर लो। बाकी लिमिटेशन में है कि नहीं, इंडस्ट्रियल कंपनी है कि नहीं, सिक है कि नहीं, सब चीज बेंच डिसाइड करेगा। आप कोई नहीं हो तो डिसाइड करने वाला, आपका केवल रजिस्टर करने का काम। समझा सबको? ठीक है। सो इस केस में इट वाज हेल्ड दैट द रजिस्ट्रार, द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी ऑफ द बीआईएफआर दे डू नॉट हैव एनी पावर्स टू adjudicate whether a company is an industrial company, whether a company is a sick company or whether the period of limitation is there. ये सब चीज कुछ करने का नहीं है, वो सब बेंच में, ठीक है। उनको केवल स्क्रूटिनाइज करना है, विच मीन्स उनको एप्लीकेशन सही ऑर्डर में है कि नहीं वो देखना है। चलेगा? समझा? ठीक है। ये भी बहुत ही लाइट सा केस था, आज अपने सारे ऑलमोस्ट केसेस बहुत ही लाइट केसेस है, ऐसे कुछ हैवी सवाल टाइप का केस नहीं है, ठीक है। चलो, the court held that the chairman and secretary did not have any adjudicatory powers, ठीक है। आइए नेक्स्ट केस, केस नंबर 38। फोरम इज अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स अ सिविल अपील। एक सेकंड रुकिए। 38 39 रेपिटेटिव केसेस है, आप लोगों को तुरंत आंसर पता होगा, इसमें कोई डिस्कस करने वाला भी नहीं है। चलिए, इस केस का नाम है लक्ष्मी टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रदीप कुमार सरकार, ठीक है। हमारे जो प्रदीप कुमार सरकार जी है, उन्होंने कुछ शेयर्स बाया ट्रांसफर लिए थे ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड लक्ष्मी टी कंपनी। मतलब मान लो आई वाज द ओरिजिनल शेयर होल्डर एंड हम कुछ शेयर्स ट्रांसफर किए प्रदीप कुमार सरकार को, ठीक है। तो वो अब ट्रांसफर ही बन गए। उनका काम है कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी को भेजे एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम रजिस्टर करवाए, वो उनका काम है, ठीक है। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए टू द कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से भेज दिए, ठीक है। कंपनी ने उनका जो भी रजिस्टर है, जो भी ट्रांसफर है, उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया, बोला हम रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रदीप सरकार चिढ़ गए, बोले कि ठीक है आप रजिस्टर नहीं करोगे, समझ में आता है, रीजन तो दो, ठीक है। तो अपने बोला एक नहीं हम नहीं करेंगे, बोला मेरे को नहीं करना, मेरी कंपनी आपका क्या जाना, हमको नहीं करना, मेरे को तुम पसंद नहीं, बस इतना ही। नो रीजन गिवन एट ऑल, हमको नहीं करना रजिस्टर, हम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट कंपेल मी टू रजिस्टर योर ट्रांसफर, ठीक है। तो जब भी आपका नाम रजिस्टर में रजिस्टर नहीं होता आफ्टर ट्रांसफर, आप क्या करते हो? एनसीएलटी पे क्या चीज का पिटीशन लेके जाते हो? रेक्टिफिकेशन का, आप रेक्टिफिकेशन का लेके जाते हो। आपने तो नहीं किया मैं रजिस्टर ना, हम एनसीएलटी के पास चल जाएंगे, बोलेंगे ऑर्डर पास करो कि अपना रजिस्टर रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई करके मेरा नाम डालें। तो आप एनसीएलटी के पास जाते हो रेक्टिफिकेशन के लिए, उसने भी कोर्ट के पास लेके गया रेक्टिफिकेशन का। ना कोर्ट के पास इकलौता क्वेश्चन ये है
क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना पावर था कि वो बिना सफिशिएंट रीजन या जस्ट रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को डिसअलाउड करें? फॉर दैट मैटर आई थिंक इस केस में तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी नहीं लिखा हुआ था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर जस्टिफाइड रीजन हो तब आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं दिया गया टू रिफ्यूज दी रजिस्ट्रेशन, और फिर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है तब मतलब बैठ के हम आर्टिकल तो पहले ऑल्टर करें उसके बाद करें, बट फिलहाल क्या हम रिजेक्ट कर सकते हैं बिना ऑल्टर किए? मेरा क्वेश्चन वापस सुनिए, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड को कोई पावर नहीं दिया गया है टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, कोई भी पावर नहीं दिया गया, ठीक है? आप मेरे पास आए हो, आई एम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप मेरे पास आए हो अपना ट्रांसफर रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है? मेरे को दिख रहा है कि ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट नहीं, छोड़ो, मतलब कोई जस्टिफाइड रीजन है मेरे पास टू नॉट रजिस्टर योर शेयर्स, कैन आई रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन? फॉर्ज नहीं, मतलब हाँ वो तो वॉइड हो जाता है, इसलिए फिर हम फॉर्ज वाला बोले नहीं। सम रीजन इज देयर, सम जस्टिफाइड ग्राउंड है जिसे हम मना कर सकते हैं। क्या हम मना कर सकते हैं इन रियलिटी? ओके ओके, शो कॉज नोटिस देके आप इंडेमनिटी ले सकते हो, ठीक है, दैट इज देयर, बट क्या हम रिफ्यूज कर सकते हैं? क्यों? क्या? व्हाट इज इन द कंपनी सर? दैट इज देयर। मेरा क्वेश्चन इज एओए में जब तक आपके पास कार्ड नहीं दिया गया है, क्या आप किसी भी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी जस्टिफाइड रीजन हो, आपने भी एक इंडेमनिटी क्लॉज साइन करा लोगे, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लोगे शायद, बट आप रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर ही नहीं दिया गया। सिंपल रीजन, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई पावर नहीं दिया जाता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में लक्ष्मी टी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ था ये बात कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है या राइट है टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। तो क्या वो रिफ्यूज कर सकते थे? किसी भी हालत नहीं कर सकते, ठीक है? अगर ऐसा बहुत ही मतलब भयंकर सा कुछ दिख रहा है तो आपने भी या तो ऑल्टर कर लो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर दो, या वैसे कुछ कर लो। अगर मान लो फ्रॉड करके लाए, आपको पता है फ्रॉड करके लाए, तो फ्रॉड का उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दो, मतलब, बट आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। रिफ्यूज करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो पावर होना इज मैंडेटरी, अदरवाइज दैट एक्शन विल बी अल्ट्रा वायर्स। ऑब्वियसली अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में द एक्शन हैज टू बी अल्ट्रा वायर्स, ठीक है? तो इस केस में कोर्ट क्या होल्ड करेगी? रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट गिवन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चलिए देखते क्या लिखा हुआ था। The respondent made an application to the appellant for rectification of its share by inserting his name as a shareholder, transfer of shares transferred in his favor. कुछ शेयर इसके फेवर में ट्रांसफर किए गए थे, उसके लिए बोला कि मेरा नाम लिख दो, ठीक है? These shares were fully paid up and कंपनी का कुछ लेन देन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल शेयर थे जो कि फुल्ली पेड अप थे। कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ट्रांसफर को रजिस्टर करने में अभी तक। Despite the shares being duly lodged with the company along with transfer deeds and requisite fee, board of directors disapproved. इस इंसान ने सब चीज किया, उसने डॉक्यूमेंट जितना दिन में डालना था कंपनी में डाल दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, जो फी पे करना होता है वो भी कर दिया, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया, ठीक है? तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान को गुस्सा चढ़ेगा, भाई ये क्या नॉनसेंस है, हम सब फुल्ली पेड अप शेयर्स है, आपका कोई लेन नहीं है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, टाइम पे दिए, सारा फी पे किए, फिर क्यों इतना चीज आप नॉनसेंस कर रहे हो, ठीक है? तो रेस्पोंडेंट फाइल्ड अ पिटीशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ शेयर्स इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के ही फेवर में दिया। रेस्पोंडेंट कौन है? तो हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया? रजिस्टर करो, बट कंपनी को ज्यादा चूक चली थी, कंपनी आ गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने भी रेस्पोंडेंट के ही फेवर में डिसीजन दिया, ठीक है? सिंपल रीजन, rectification can be denied by a company only in pursuance of some power vested in them. Such power has to be specified and provided for in the Act or Articles of Association.
पावर जब तक डायरेक्टर्स के पास नहीं होता है वो उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स के पास इनहेरेंट पास इतना लेवल तक का नहीं होता, दे हैव टू बी एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलेगा। तो जब तक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको ये बात नहीं बोलता है कि आप रिफ्यूज कर सकते हो, तब तक आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, किसी बात नहीं। चलेगा, पक्का? ठीक है, सब इतने डल डल की उम्र, हमको पता है आज के केसेस वो काफी बोरिंग है, हमको भी बोर हो रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते ना। The court held that the appellant had to rectify register and include the name of the respondent. कोर्ट ने बोला कि आपको अपना रजिस्टर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, तो क्यों सो रहे हो सब आज? सब जिंदा, सब जिंदा ना, पक्का ना? कोई चक्कर उक्कर खा के गिरने वाला है क्या? इतने शांत हो भाई, मतलब हमको लग रहा है कि हम या तो कुछ भलता सा बोले जो किसी को समझ नहीं आ रहा, या फिर हम एकदम ही बस बोले जा रहे प्रवचन जैसा, यहाँ सब सुने जा रहे। अरे कुछ तो रिप्लाई दो। अच्छा केस, अब हम सोच रहे लाइन से ही सारा लेते जाते, देखते अच्छा केस अगला कब आता है। दिस इज नाइस, नेक्स्ट केस इज नाइस, इसके बाद वाला, मतलब जो अभी ले रहे हैं उसके बाद वाला, अभी वाला केस ऑल्सो चिंतित। ठीक है, चलिए, दिस केस इज केस नंबर 39, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फोरम, पहले तो ये बता दो। सुप्रीम कोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ सूट इज दिस? इट्स अ रिट पिटिशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटिशन कौन से आर्टिकल में गया होगा? आर्टिकल 32। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कुछ कुछ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हम लोग ने जाना आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो क्या लेने के लिए? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। ठीक है, हाईकोर्ट के पास किस आर्टिकल में जाते हो? 226। नाउ एक फंडामेंटल डिफरेंस याद रखिएगा दोनों आर्टिकल में। थर्टी टू के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, 226 के अंदर आप हाई कोर्ट जा रहे हो, राइट? सुप्रीम कोर्ट जब आप अंडर आर्टिकल 32 जाते हो तो आप केवल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के लिए जा सकते हैं, मतलब केवल पार्ट, कौन सा पार्ट? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई भी राइट के वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर नहीं जा सकते। दिस इज अ रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 32 is only for violation of fundamental rights. ठीक है, आर्टिकल 32 is only for violation of fundamental rights. आर्टिकल 226 में आप जब जाते हो हाई कोर्ट के पास तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जाते हो, आप बाकी लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हो। लीगल राइट्स क्या? पार्ट 3 को छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशन के और जितने राइट्स है वो सब भी, और अगर कोई और एक्ट के अंदर कोई राइट्स है वो सब, समझा? ठीक है, so this is one fundamental difference between article 32 and 226। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दैट इज देयर। दूसरा ये है कि यहाँ पे 32 के अंदर आप केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जा सकते हो, 226 के अंदर आप किसी भी राइट्स के जा सकते हो। ठीक है, किसके अगेंस्ट जा सकते हो? किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ठीक है, तो हम आप लोग के अगेंस्ट आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हैं अगर आप लोग मेरा प्राइवेसी को वायलेट किए। जा सकते हैं? नहीं जा सकते। This is always against the state, always। ठीक है, now state can be anything। अब state मतलब जरूर, state मतलब क्या, ये बताओ? स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वैसे तो स्टेट मतलब क्या? एनी अथॉरिटी, लोकल बॉडी, म्यूनिसिपल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब चीज है। ठीक है, तो क्या मेरे को ये बात बताओ, हम किसी
पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर अगेंस्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, एयर इंडिया के अगेंस्ट क्या हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32? एयर इंडिया स्टेट होगा कि नहीं? नहीं होगा। जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े उसके हिसाब से नहीं होगा। नाउ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन पढ़े, ठीक है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह एंड एनी अदर अथॉरिटी लिखा हुआ है। सो एनी अदर अथॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है, ये प्रिंसिपल लाए हैं कि स्टेट, जब हम फॉर दिस पर्पस स्टेट कंसिडर करते हैं ना, तो स्टेट कैन बी एनीबडी जिसके डिसीजन से पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ एयर इंडिया के डिसीजन से पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होगी, राइट? तो एयर इंडिया हैज आल्सो बीन कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो देयर वाज अ केस कॉल्ड नरगेश मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया। नरगेश मिर्जा वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी था कि एयर इंडिया था, ऐसी कुछ दोनों में से एक था। ठीक है, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि भाई हम तो स्टेट में आते ही नहीं है, ना तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट है, ना लोकल अथॉरिटी है, मेरे अगेंस्ट आर्टिकल 32 कैसा है? कोर्ट्स ने होल्ड किया आर्टिकल 32 के लिए जब हम स्टेट बोलते हैं तो दैट मींस एनी अथॉरिटी जिसका डिसीजन से पब्लिक एट लार्ज विल गेट अफेक्टेड। इसीलिए आप चाहो तो कल इस एकेडमी के अगेंस्ट भी ले जा सकते हो, अगर ये एकेडमी बड़ी सी हो जाए थोड़ी और। स्कूल्स के अगेंस्ट आप जा सकते हो, आप किसी भी मतलब कॉलेजेस के अगेंस्ट आप जा सकते हो, प्रोवाइडेड वो ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर को सेटिस्फाई करें कि उसके डिसीजन से पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, समझा ये चीज? ये बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट थोड़ा आप लोगों को नींद से निकालने के लिए समझा। तो आर्टिकल 32 के अंदर आप जाते हो जब भी आप हमेशा फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जाते हो। आप कहां जाते हो? हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाओगे। किसके अगेंस्ट जाओगे? स्टेट। स्टेट में कौन कौन आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनी अदर अथॉरिटी। एनी अदर अथॉरिटी बोले तो वो कोई भी बॉडी जिसके डिसीजन से पब्लिक एट लार्ज इज गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, इसमें प्राइवेट बॉडीज नहीं आती। ठीक है, जनरली पब्लिक बॉडीज नहीं आती है। तो ये एकेडमी इसलिए बोले जब बड़ा हो जाएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगा तब में भी। ठीक है, समझा आपको? अब ये वाला आते हैं अपने केस में। केस में अगेन एक रिट पिटीशन फाइल हुआ है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, किस अगेंस्ट फाइल हुआ है? देखो, स्टेट ऑफ बिहार, राइट? किसने फाइल की है? तो टाटा इंजीनियरिंग क्या बन जाएंगे यहाँ पे? पेटिशनर। इट्स अ रिट पिटीशन, सो पेटिशनर्स सामने वाले होंगे रेस्पोंडेंट्स। पेटिशन के साथ रेस्पोंडेंट्स आते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम एक कंपनी है, हमारा अंडर आर्टिकल 19 राइट्स वायलेट हुआ है, तो हमें रेमेडी चाहिए। कोर्ट क्या बोलेगी? क्यों? सिटीजन्स को है। कंपनी बोल रही है हमारा राइट्स अंडर आर्टिकल 19 वायलेट हुआ है, हमें रेमेडी चाहिए। स्टेट का सुप्रीम कोर्ट बोली तुम पागल हो गए हो क्या? थोड़ी दिन पहले तुम जजमेंट दे के गए हैं। आर्टिकल 19 के राइट्स कंपनीज को नहीं होते, बिकॉज आर्टिकल 19 इज फॉर सिटीजन्स, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सो कंपनी को आर्टिकल 19 के राइट्स नहीं है। ठीक है, सो ये कंपनी जी टाटा इंजीनियरिंग थी, रिट पिटीशन जिसने डाला, वो बोले हमको पता है आपके जजमेंट के बारे में, मेरे को पता है कि आपने होल्ड किया है कि एक कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, आर्टिकल 19 इज नॉट फॉर सिटीजन्स, इसलिए कंपनी को आर्टिकल 19 के राइट्स नहीं। आई नो अबाउट इट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो क्यों आए हो आप? उन्होंने बोला हम एक इसका अलग एंगल लेके आए। बोले बताइए क्या एंगल है? वो क्या बोले, इंडिविजुअल में क्या बोलते, एक कंपनी है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हमें पता है सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अगर आप मेरे क्लोक को उठा के देखो, ठीक है, आप अगर मेरे कॉर्पोरेट वेल को उठा के देखो, तो आई एम मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, राइट? मेरे मेंबर्स इंडिविजुअल्स है, वो इंडिविजुअल सारे सिटीजन इंडिया के। तो अगर आप मेरे को आर्टिकल 19 का राइट नहीं दोगे, तो आप इनडायरेक्टली उनको आर्टिकल 19 का राइट नहीं दे रहे हो, जबकि दे आर एंटाइटल्ड टू आर्टिकल 19। समझा आपको? कंपनी बोल रही है मेरा क्लॉक उठा लो, आप प्लीज उठा लो। ठीक है, और देखो मेरे जो पीछे लोग खड़े हैं उनका राइट तो है आर्टिकल 19 में, तो आप मेरे को नहीं दे, तो आप उनका भी राइट वायलेट कर रहे हो। दिस यू कैन नॉट। ठीक है, स्टेट वाज लाइक क्या बकवास कर रहे हो यार, मतलब कहां से ये सब एंगल लेके आ जाते हो। स्टेट ने कुछ डिफेंस लिया,
आप बताओ पहले तो ये बात, क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्लोक उठाएगी? विल इट लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल? तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आप जाके कोर्ट को बोल सकते हो मेरा क्लोक उठा के देखो क्या है? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन कोर्ट में जाके खुद ये बात कभी नहीं बोल सकती मेरा क्लोक उठा के देखो, ठीक है? वो कभी नहीं बोल सकती। यू कैन नॉट टेक दिस स्टैंड। सेकेंडली, अगर क्लोक उठा भी ले तो भी क्या ये चीज स्टैंड करेगा? नहीं, पहले तो ये बताओ, अगर मान लो हम जाके क्लोक उठाने के लिए नहीं बोल रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से क्लोक उठाएगी इस केस में? उठा सकती है? क्या ऐसे कोई रीजन, मतलब कोई पैरामीटर्स लिस्ट आउट किए गए जिसमें क्लोक उठाया जाता है? क्या है वो पैरामीटर्स? फ्रॉड, मिसकॉन्डक्ट, टैक्स इवेजन। यहाँ पे क्या फ्रॉड हो रहा है? लॉ को वायलेट करे, पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है? यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मिसकॉन्डक्ट हो रहा है। यहाँ पे तो कंपनी खुद बोल रही है कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट खुद से भी क्लोक उठाएगी? कभी नहीं उठाएगी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का भी जो राइट्स है, जो पावर है क्लोक उठाने का, इज वेरी लिमिटेड। वो तभी उठा सकती है जब कंपनी कुछ गलत कर रही है। यहाँ पे कंपनी आके बोल रही है मेरे साथ गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों उठाएगी इसमें क्लोक? नहीं उठाएगी, इसमें कभी नहीं उठाएगी। वो 5 चीज नहीं हो रहा तो नहीं उठाएगी, ठीक है? चलो थर्ड क्वेश्चन, मान लो उठा भी ली, मान लो क्लोक लिफ्ट भी कर ली, ठीक है? तो भी क्या ये जो आर्ग्यूमेंट है कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं उनका राइट्स वायलेट हो रहा है इनडायरेक्टली, विल दिस स्टैंड बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? भाई मतलब आपके राइट्स अलग दिए गए हैं, उनके राइट्स अलग दिए गए। अगर मेरे को कंपनी को इन्वॉल्व करना ही होता अंडर आर्टिकल 19 तो हम लिखते ना एनी सिटीजन एंड एनी अदर कंपनी, हम एनी पर्सन यूज करते फिर डायरेक्टली, जैसे हम और कौन से आर्टिकल्स में किए हुए 14 एंड 21। 14-21 में हम एनी पर्सन यूज किए, वहां पे एक कंपनी आ सकती है, 19 में एक कंपनी नहीं आ सकती। तो द कोर्ट हेल्ड कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिएटिव आर्गुमेंट, बट एकदम टट्टी आर्गुमेंट हम नहीं एक्सेप्ट करें, सॉरी। हम आपके बोलने का आपका क्लोक नहीं उठाएंगे, हम खुद से भी क्लोक नहीं उठाएंगे, बिकॉज ये एक प्रॉपर केस है नहीं क्लोक उठाने का। एंड अगर हम क्लोक उठा भी ले तो भी हम सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से आपका बात नहीं मानने वाले। समझा? सबको समझा? ठीक है? तो क्या इस केस में किसी तरफ जाएगा पिटिशन? स्टेट की तरफ, ठीक है? चलते देखते हैं। The question involved in this case was whether the veil of corporation can be lifted and rights of shareholders could be recognized under Article 19 of the Constitution. Can the veil be lifted? Can the rights be recognized? Rights of the shareholders, can it be recognized? No. अगर shareholders अपने individual rights ले जाते, obviously they have that right, but not as shareholders of the company. ठीक है? The court decided in favor of the respondent. ये देखो यहाँ पे आई गया। The doctrine of lifting of the veil can be applied in 5 categories. कौन कौन सा? जब holding subsidiary relationship हो, तब जब shareholder has lost the privilege of being a limited liability and has become directly liable to the creditors of the company. Second. Third, law of taxes, death duties and stamps. Death duties क्या होते हैं? पता नहीं। स्टैम्प ड्यूटीज एंड डेट्स होना चाहिए, डेथ ड्यूटीज एंड स्टैम्प कुछ नहीं होता, ठीक है? एनीवे, लॉ ऑफ टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह उस केस में उठता है जो बेसिकली आपने इवेजन ऑफ टैक्स बोला था, ठीक है? नेक्स्ट, लॉ रिलेटिंग टू एक्सचेंज कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में दे रहे हो तो आप जनरली देखते हो कि क्या रियल सेंस में कंट्रोल एक्सचेंज हो रहा है या इट्स जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। तब आपको देखना पड़ता है शेयर होल्डर्स कौन। अगर मान लो मेरी एक कंपनी है ए का कंट्रोल हम बी को दे दिए, बी मेरी ही कंपनी है, इज इट अ टेक्निकल सेंस में एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल? नो, कंट्रोल इज इट मी ओनली। उस केसेस में कोर्ट कभी कभी उठाती है वेल को। एंड द लास्ट इज इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी। एनिमी मतलब एलियन। हु इज एन एलियन? ऐसी कोई भी कंट्री जिसके साथ इंडिया इज एट वॉर लाइक सिचुएशन। पाकिस्तान इज एन एग्जांपल राइट नाउ। चलेगा? तो केवल इन 5 केसेस में आप कॉर्पोरेट वेल या कॉर्पोरेट क्लोक को उठा सकते हो। क्या इन 5 में से कोई भी सिचुएशन अभी एग्जिस्ट कर रहा है? इस केस में नहीं कर रहा, तो आप नहीं उठाओगे, ठीक है? The court cannot lift the corporate veil if the case does not fit into any of these categories. ठीक है?
एंड अगर हम शेयर होल्डर्स का राइट्स रिकॉग्नाइज कर करके वो सारे राइट्स कंपनी को देने लगे तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। बात खत्म। इन्होंने बोल दिया कि हम क्लोक नहीं उठा सकते। चलेगा? चलेगा? आप लोग जिन्होंने वो वाला क्लास मिस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पिछला वाला क्लास, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था क्यों आर्टिकल 19 के राइट्स नहीं मिलते कंपनी को, आफ्टर क्लास ठीक है? अगर नहीं समझा भी तो ठीक है। चलिए आते हैं इस केस में। दिस इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग केस, ठीक है, वेरी डिफरेंट, अभी तक हम पढ़े नहीं केस। केस का नाम है जेके बॉम्बे लिमिटेड वर्सेस भारू माता मिश्रा एंड अदर्स। इट्स एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नाउ देखिए इसमें हुआ क्या था। जो हमारी रिस्पोंडेंट है भारू माता मिश्रा, ठीक है, उनके हस्बैंड जेके लिमिटेड के एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो इसको वापस हम अपना ड्राइंग करके देखते हैं, ठीक है। केस का नाम है जेके लिमिटेड वर्सेस भारू माता, ठीक है। भारू माता के हस्बैंड थे मिस्टर मिश्रा, जो कि जेके लिमिटेड के एम्प्लॉय थे। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? नाउ कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिन लोग अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स देती है रहने के लिए, राइट। बहुत सारी, खास करके गवर्नमेंट कंपनीज होती है, बट बाकी प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी होती है जो अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स देती है रहने के लिए। तो जेके लिमिटेड वाज वन सच कंपनी जिसने अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर दिया था रहने के लिए। तो लाइकवाइज उन्होंने मिस्टर मिश्रा को भी क्वार्टर दिया था रहने के लिए, ठीक है। मिस्टर मिश्रा कर गए रिटायर। तो एक बार आप रिटायर कर जाओ तो आपको अपना क्वार्टर वापस देना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, ठीक है। मिस्टर मिश्रा से जब कंपनी ने बोला कि क्वार्टर खाली करो, मिस्टर मिश्रा ने मना कर दिया। उन्होंने बोला हम क्वार्टर खाली नहीं करेंगे। कंपनी बोली क्यों, आपके बाप का है क्या? ठीक है, उन्होंने बोला मेरे बाप का नहीं है, बट कंपनी के पास मेरा कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो कंपनी मेरे को दे नहीं रही। जब तक कंपनी मेरे को ये पैसा नहीं देती है तब तक हम अपना क्वार्टर खाली नहीं करने वाले, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ना। समझा? ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन था, सेक्शन 630। सेक्शन 630 बोलता है अगर कोई भी इंसान, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉय हो या पास्ट एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर वो कंपनी के किसी भी प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड वे में अपने पास रखता है तो फिर ही विल बी लायबल, ही और शी विल बी लायबल। दिस इज सेक्शन 630 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। इस केस में कंपनी ने मिस्टर मिश्रा के अगेंस्ट केस लगा दिया, बोल दिया कि आप अनऑथराइज्ड वे में हमारा जो भी क्वार्टर है उसको लेके रखे हुए आप खाली नहीं कर रहे, ठीक है। वो केस चल रहा था अभी, वो केस अभी भी चल रहा था। उसके बीच में कंपनी ने एक पिटीशन डाल दी, एक एप्लीकेशन डाल दी और बोला कि उस क्वार्टर में मिस्टर मिश्रा के साथ साथ उसकी बीवी बच्चे भी रह रहे थे, तो इस पर्टिकुलर सूट में उसकी बीवी बच्चों को भी एक पार्टी बनाया जाए। मतलब क्रिमिनल केस जो हम स्टार्ट किए हैं वो उनकी बीवी बच्चों के अगेंस्ट भी किया जाए, ठीक है। इसी चीज के अगेंस्ट, और नीचे वाले कोर्ट ने अलाउ कर दिया, नीचे वाले कोर्ट ने बोला हाँ हाँ वो लोग भी अनऑथराइज्ड वे में साथ में रह रहे, उन लोग को भी पार्टी बना दो। इसी चीज के अगेंस्ट भारू मैडम आई है कि आप मेरे को नहीं फंसा सकते हो क्योंकि वो सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू मी। सबको फैक्ट समझा? ठीक है। उनका बोलना है कि सेक्शन मेरे हस्बैंड पे अप्लाई करता है बिकॉज ही वाज एन एम्प्लॉय, आई वाज नेवर एन एम्प्लॉय टू द कंपनी। आप मेरे को फंसा ही नहीं सकते, तो मेरे ऊपर केस चलाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ना मेरे बच्चे के ऊपर केस चलाने का कोई पॉइंट बनता है। केस चलेगा तो उसके एम्प्लॉय पे चलेगा, अपने हस्बैंड को फंसा दी और बोली मेरे को छोड़ो। दैट इज द होल जिस्ट। बताओ कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, किसके फेवर में डिसाइड करेगी? क्यों? अरे बट वो क्या, वो सेक्शन 630 क्या बोलता है, एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन अगर अनऑथराइज्ड वे में हमारा प्रॉपर्टी रख रहा है तो हम उसके अगेंस्ट केस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता था कि आपका हस्बैंड इलीगली रख रहा है वो प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली आपने छुपा के तो नहीं रखा होगा ये बात, राइट। फिर भी आप रह रहे हो उसके साथ उस घर में, तो आपने भी तो गलती की। जस्ट बिकॉज वो एम्प्लॉय था और आप एम्प्लॉय नहीं हो, हम आपको छोड़ दें? अच्छा, तो सब बेचारे वो मर्द झेले। बताइए।
किसके फेवर में डिसाइड होगा? अगर कंपनी के फेवर में डिसाइड होगा तो क्यों, अगर मिसेस मिश्रा के फेवर में डिसाइड होगा तो क्यों? बट रह तो रही है वो भी है ना। पेट्रियार्कल इंसान। अब यही बात कोई लड़का बोल दिया होता ना तो आतंक मच जाता है इस क्लास के अंदर, सब लड़कियां खड़ी हो जाती फेमिनिज्म का नारा लेके। बताइए एनी पर्सन में क्यों नहीं आएगा फैमिली मेंबर्स? ओके ओके ओके, तो मतलब हस्बैंड के नाम के आड़ में जो करना है करो, आप बच जाओगे। वेरी कन्वीनियंट यार। किसी को लगता नहीं है कि मिसेस मिश्रा को भी फंसना चाहिए, बिकॉज वो भी तो रह रही थी वहां पे ना अल्टीमेटली, तो किसी को भी नहीं लगता। इधर 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 इधर, मेरे को भी जानना है। तो फिर यू थिंक मिसेस मिश्रा भी जाएगी, क्यों? ओके, आपको भी लगता है? तो शो ऑफ हैंड्स किसको किसको लगता है कंपनी के फेवर में जाएगा, विच इज मिसेस मिश्रा फंसनी चाहिए? 1 2 6:30 के अंदर नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। किसके अंदर जाएगा? 6:30 के अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो हमारे पास 3 आंसर है। एक बोल रहे हैं कि नहीं मिसेस मिश्रा बचेगी, कंप्लीटली बच जाएगी। एक बोल रहे हैं कि मिसेस मिश्रा फंस जाएगी बिकॉज वो भी रह रही थी। थर्ड लोग बोल रहे हैं कि मिसेस मिश्रा 6:30 के अंदर बच जाएगी बट और किसी सेक्शन के अंदर फंस सकती है। हाँ ये होगा। ये अच्छा लग रहा। बताओ फर्स्ट ऑप्शन किसको किसको लगता है कि मिसेस मिश्रा फंस जाएगी इस सेक्शन के अंदर? मिसेस मिश्रा बच जाएगी कंप्लीटली, किसी के अंदर भी नहीं फंसेगी। 1 2 3 4 5 6 7। मिसेस मिश्रा इसके अंदर बच जाएगी बट बाकी किसी सेक्शन के अंदर फंस सकती है। ठीक है, चलिए देखते क्या है। पहले अपने फैक्ट्स देखते हैं। Husband of joined the applicant company. He was allotted a flat by the company. The husband was allotted a flat by the company. After resigning from the job, he refused to vacate the flat on the pretext that he had not been paid his dues. मतलब कंपनी को अभी इसके ड्यूज देना बाकी था। He had a right to remain in the occupation of the flat allotted to him by the company. जब आप मेरे को पैसा दोगे हम निकल जाएंगे, जब तक पैसा नहीं दे रहे हो हम यहीं टिके रहेंगे, यहीं पे अपना तशरीफ बैठा के रखेंगे। ठीक है। The company filed a case under 630 of the Companies Act against Mishra, his wife and his son. तीनों के अगेंस्ट। 630 क्या बोलता है? Wrongful withholding of the property by an officer or employee of the company is a penal offence. ठीक है। Mishra's wife and son filed a writ petition in the High Court challenging their impleadment. Their impleadment मतलब उनको सूट में implead कर दिया गया, उनको पार्टी बना दिया गया। तो उस चीज को वाइफ एंड बेटे ने चैलेंज किया, मतलब भानु ने कहा पिताजी हमको बचना है। ठीक है। तो हाई कोर्ट रूल्ड इन देयर फेवर, हाई कोर्ट ने उनके ही फेवर में रूल किया, किसके फेवर में? मिसेस मिश्रा के फेवर में, एंड इसीलिए कंपनी आई है अपील में। ठीक है। दिस कोर्ट आल्सो डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट ओनली, मतलब इस केस में तो डेफिनेटली नहीं फंसेगा। ठीक है। That penal laws cannot be interpreted in a manner to cover within its ambit such persons who are left out by the legislature. ठीक है। ये चीज हम लोग बार बार डिसाइड किए हैं, डिस्कस किए हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है 630 इज अ क्रिमिनल प्रोविजन, क्योंकि आप देख रहे ऊपर क्रिमिनल अपील लिखा हुआ है, राइट? इट्स अ क्रिमिनल प्रोविजन। क्रिमिनल प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? एक्स ऑफिसर और एम्प्लॉय। ठीक है, एनी अदर पर्सन नहीं लिखा हुआ, एक्स ऑफिसर और एन एम्प्लॉय। क्या उसकी बीवी एक्स ऑफिसर या एम्प्लॉय थी? क्या उसका बेटा एक्स ऑफिसर या एम्प्लॉय था? तो आप बेमतलब का अपना जो रूल्स पढ़ के आए हो ना, मिसचिफ रूल और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में हम लोग 2 ही रूल लगाते, कौन कौन सा? लिटरल रूल एंड प्लेन मीनिंग रूल।
क्रिमिनल लॉ में केवल यही 2 रूल लिखा है, जो लिखा है हम उसको वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे वहां पे, ठीक है। इट इज अ क्लियर कट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। आप क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस को, के सेक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं तो अपने मन से वहां पे कुछ भी इंटेंशन में घुस के उसका स्कोप को बढ़ा नहीं सकते। जो लिखा हुआ लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, ठीक है, चलेगा। सो फैमिली मेंबर्स ऑफ एन अलाइव ऑफिसर और एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रोसीडेड अंडर सेक्शन 630। हाँ, अगर वो बंदा मर चुका होता मिस्टर मिश्रा, तब तो ऑफकोर्स लीगल एज के ऊपर आता है, राइट। बट जब तक मिस्टर मिश्रा जिंदा है, आप उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज मिस्टर मिश्रा इज द एम्प्लॉय, द फैमिली मेंबर्स आर नॉट एम्प्लॉयज। समझाइए कि सबको, इसका एक ही प्रिंसिपल है, हम लोग कभी भी क्रिमिनल लॉ को, पीनल लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो हम लोग वहां पे केवल प्लेन मीनिंग रूल, नहीं तो मैक्सिमम लिटरल मीनिंग रूल लगाएंगे। हम लोग ना तो गोल्डन रूल लगाएंगे, ना मिस्चिफ रूल लगाएंगे, ना ही पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, हम लोग ये 3 चीज नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये 3 रूल्स जिसका इसका छोटा है हम आपको समझा देंगे। दीज आर 5 डिफरेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। किसका कैसा छोटा है वैसे ही 5 रूल्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तभी आप लोग इतने ब्लैंक बैठे हो, अभी ये चल क्या रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझा आपको इस केस में क्या हुआ, इस केस में बोला गया क्योंकि वो सेक्शन एक क्रिमिनल प्रोविजन है एंड वो सेक्शन साफ साफ बोलता है एम्प्लॉय नहीं तो ऑफिसर, तो एम्प्लॉय नहीं तो ऑफिसर जो बंदा था वही जाएगा, सो लॉन्ग एज वो बंदा जिंदा है। मर गया तो पोजीशन ही शिफ्ट कर जाता है, बट अभी मरा तो नहीं है, अभी जिंदा है तो वही इंसान जाएगा। समझा सबको, पक्का, ठीक है। The court held that the name of the respondents were required to be removed from the case. वो इंक्रीड नहीं कर सकते हो, रिमूव करना पड़ेगा, चलेगा। चलिए, यस सर। आईपीसी में रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी उससे ना जा सकते हो, बट आई डोंट थिंक गया होगा, इतना मात्र कोई नहीं लगाता, ठीक है। हाँ, अब किसी और, क्योंकि वहां पे एनी पर्सन लिखा हुआ है, आईपीसी में एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ है, एनी पर्सन, ट्रेसपासर लगा दो ना, सिंपल, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर प्रॉपर्टी, ट्रेसपास लगा दो, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला जो केस है, केस नंबर 41, मेरे को आज तक समझा नहीं ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे लेके गया इंसान। मतलब कोई फर्स्ट ईयर का लॉ स्टूडेंट भी बता सकता है कि ये केस आप हारने वाले हो, फिर भी लेके गया इसको। क्या हुआ था सुनिए, इस केस में क्या हुआ था, जो अपने एपेलेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपील है, राइट। तो जो अपने एपेलेंट है, ही वाज अ प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड श्री चंगदेव शुगर मिल्स, प्रमोटर था, एंड वहां का काफी भाव मिलता था ऑब्वियसली समाज में प्रमोटर्स को, बिकॉज आपने नया कंपनी एस्टैब्लिश किया है, बड़ी बात है, आज के जमाने में भी मिलता है, ठीक है। तो दिस प्रमोटर इनकॉर्पोरेटेड दिस कंपनी 1956 एक्ट के पहले, तो समवेयर अबाउट लेट्स से 1954, ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई लेट्स से 1954 में, ठीक है। 1954 में, और ये अपने दुधिया जी है ना, जो ही इज द प्रमोटर, ठीक है। तो 1954 में जो कंपनी है उसके और इस प्रमोटर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके हिसाब से ऐसा बोला गया कि इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको हमारा जितना प्रॉफिट्स होगा उसका 12.5% हम एज कमीशन देंगे। समझा सबको, ठीक है। सारे प्रमोटर्स को मिला के 12.5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। थोड़े दिन बाद, जब बहुत दिन तक इनको 12.5% कमीशन मिलने लग गया था, तो उसके थोड़े दिन बाद इन्होंने कमीशन रिड्यूस करके 6.25 कर दिया कि अब आपको हम 6.25% ही कमीशन देंगे। चलेगा यहां तक, ठीक है। अल्टीमेटली 1956 एक्ट जब आया, ये मान लो 1955 में चल रहा है ये सब जो भी चल रहा है, ठीक है। 1956 एक्ट में कंपनीज एक्ट आ गया। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कभी भी किसी भी प्रमोटर को कमीशन नहीं दे सकते, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो कंपनी बोली देखो भाई, हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि हम आपको कमीशन नहीं दे सकते, तो हम आपको कमीशन नहीं देंगे। प्रमोटर का ये बात बोलना है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था
वो कंपनीज एक्ट आने के पहले एंटर हुआ था। जो कंपनीज एक्ट का उस पर कोई असर नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ है? 54 में। कंपनीज एक्ट कब आई? 56 में। प्रमोटर बोल रहा है अगर 56 के बाद हम आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते कमीशन का, तब वो लीगल नहीं होता। फिलहाल 54 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उस समय कंपनीज एक्ट थी नहीं, तो उस समय देयर वाज नो बार ऑन एनी कमीशन, तो मेरे को अलाउ होना चाहिए। कंपनी का अभी भी यही स्टैंड है कि कंपनीज एक्ट 1956 मना करता है कमीशन को, तो हम कमीशन नहीं देंगे। तो बताओ कमीशन मिलेगा कि नहीं? फैक्ट समझा सबको? फैक्ट्स में लिखा हुआ है 1954 का अग्रीमेंट एंटर किया हुआ है, 1956 में वो अग्रीमेंट मतलब कमीशन बार हो गया। कंपनीज एक्ट बोल दिया कमीशन नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। कंपनी बोल रही है कंपनीज एक्ट मना किया, हम उसके ऊपर नहीं बढ़ के जा सकते। प्रमोटर बोल रहा है अंडरस्टैंड कंपनीज एक्ट के ऊपर आप नहीं जा सकते हो, कोई भी अग्रीमेंट कंपनीज एक्ट के ऊपर नहीं होता है, बट हमारा अग्रीमेंट कंपनीज एक्ट आने के पहले से है, राइट? तो आपको हमारा बात मानना पड़ेगा, उस अग्रीमेंट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? सो आप बोल रहे हो कमीशन नहीं देना पड़ेगा बिकॉज कंपनीज एक्ट आ गया था। बताइए किसको किसको लगता है कमीशन मिलेगा बिकॉज अग्रीमेंट पहले एंटर हुआ था? क्यों? ओके, बट आपको ये बात पता है ना कि हम कोई भी एक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर मान लो उससे कोई भी डिस्प्यूट होता है या वो उससे रिलेटेड कोई भी केस अगर चलता है, तो हम लॉ वही लगाते हैं जो वो एक्ट करते टाइम लॉ था, नॉट जो आज का लॉ है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2013 में कोई क्राइम किया है, तो आप पे 2013 के टाइम जो एक्ट था वो लगेगा, अभी वाला एक्ट नहीं लगेगा। समझा? तो प्रमोटर का भी यही बोलना है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉज 54 का, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 54 वाला एक्ट लगेगा, जो भी उस समय कंपनीज एक्ट था। अभी नया एक्ट कहां से लेके आ रहे हो आप? अमेंडमेंट है, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू लॉ। द पॉइंट इज क्या वो लॉ उस पर लगेगा जो एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट उसके पहले हो चुका है। लगेगा? कितने लोगों को लगता है लगेगा? कोई भी नहीं है जिसको लगता नहीं लगेगा? यू थिंक नहीं लगेगा? लगेगा, सबको लगता है। मैम आपको कुछ भी नहीं क्या होता है? अच्छा, तो फिर मेरे को ये बात बताओ, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा एक्ट, तो क्या 1954 से 1956 तक में जितना कमीशन मिला है वो देना पड़ेगा वापस, या वो आप रख सकते हो? वो रख सकते हो, आगे वाला नहीं। श्योर? चलो ठीक है, हमको लगता है आप लोग सब पढ़ के आते हो, सच्ची बता रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने भी यही होल्ड किया कि वो अग्रीमेंट 1956 के बाद आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज जितने अग्रीमेंट्स 1954 के पहले बने थे, एवरीथिंग बिकम सब्जेक्ट टू द एक्ट। सबके ऊपर अब वो 1956 वाला एक्ट ही गवर्न करता है। तो अगर आपका कोई अग्रीमेंट पहले एंटर किया हुआ है और 1956 एक्ट में उसके उल्टा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको 1956 एक्ट मानना पड़ेगा, आप उस अग्रीमेंट के साथ नहीं चल सकते आगे। तो क्योंकि आपका कमीशन मना किया हुआ था इन द 1956 एक्ट, यू कांट हेल्प इट, कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, ही वॉज वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द रेस्पोंडेंट। इनकॉर्पोरेशन के टाइम एक अग्रीमेंट एंटर हुआ था जिसमें लिखा हुआ था 12.5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आपको मिलेगा एज कमीशन। बाद में इसको रिड्यूस करके 6.25% कर दिया गया था, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 जब से आया, कंपनी ने इन्फॉर्म किया इसको कि देखो भाई, एक्ट प्रोहिबिट करता है पेमेंट ऑफ कमीशन इन एनी फॉर्म, सो सॉरी, हम आपको अब आगे कोई भी कमीशन नहीं दे सकते, हमारा अग्रीमेंट स्टैंड्स कैंसल्ड, ठीक है। एप्लेंट ने बोला कि एक्ट का कोई भी इफेक्ट उनके अग्रीमेंट में नहीं था, बिकॉज उनका अग्रीमेंट एक्ट आने के पहले से चल रहा है। एक्ट का इफेक्ट जो आगे के अग्रीमेंट से उन पे लगेगा, हमारा अग्रीमेंट विल स्टे एज इट इज। कोर्ट ने ऑब्वियसली किसके फेवर में रूल किया? कंपनी, ठीक है। यहां पे स्ट्रीट शुगर मिल्स लिख लेना। प्रिंसिपल क्या होल्ड किया गया था? एज पर द सेट प्रोविजन द कमीशन पेबल शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द प्राइस, वगैरह वगैरह। द प्रोविजन सीक्स टू प्लेस एन एब्सोल्यूट सीलिंग ऑन द पेमेंट ऑफ कमीशन, ठीक है।
that under the act any agreement executed by a company cannot prevail if it is inconsistent with the provisions of the act, irrespective whether the agreement was executed before the act or after the act. समझा? तो किसी भी तरीके से कोई भी अग्रीमेंट जो कि कंपनीज एक्ट के आने के पहले से एग्जीक्यूट किया हुआ था वो आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो इनकंसिस्टेंट है विथ द एक्ट. तो वैसे ही इनको भी कमीशन नहीं मिलेगा. समझा सबको? ठीक है. सो जरूरी नहीं है कि उस एक्ट में लिखा हो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, क्योंकि आज के बाद तो आपका अग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू माय एक्ट ओनली ना. ठीक है, आज के बाद का हम बात करें, हम तो ये नहीं बोल रहे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो. इनफैक्ट अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो पिछले 2 साल का कमीशन आपको रिटर्न करना पड़ जाता. अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था. यहां पे बस इतना सा था कि आज से पहले आपने जो किया सब ठीक, आज के बाद मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से कमीशन नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते. समझा सबको? ठीक है, आज यहीं पे रुकते अपने. ठीक है, आज हम लोग ने 6 केसेस किए, दिस इज अ गुड डील. ठीक है, चलिए तो एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं कौन कौन से केसेस आज देखिए, उसके बाद विल कॉल इट अ डे. केस नंबर 1 क्या था आज का? शांता वर्सेस सकाल न्यूज़पेपर. इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू मेरिट्स. उसमें क्या हुआ था, एक केस था जो कि कंपनीज कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था. जब अपील में गए तो हाईकोर्ट ने बोला हम इसके मेरिट्स में नहीं घुसेंगे, हम इसको ऊपर से ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं. तो इस चीज से गुस्सा होकर एप्लेंट वापस सुप्रीम कोर्ट में आए और बोले जब हम हाईकोर्ट के पास अपील में गए थे तो हाईकोर्ट को मेरिट्स में घुसना चाहिए था. मेरिट्स में घुस के जो जजमेंट दो मेरे को चलेगा, आप बिना मेरिट्स में घुसे कैसे जजमेंट पास किए. सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप जब भी अपील में फर्स्ट टाइम आता है कोई इंसान, आपको मेरिट्स में घुस के ही आंसर करना है. आप ऊपर से कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट अपील इज अ मैटर ऑफ राइट, इट नीड्स टू बी एडजुडिकेटेड बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. ठीक है, सेकंड केस हम लोगों ने देखा बैंक ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस जेनिथ. सीका वाला केस था, राइट. सीका में जेनिथ ने अपना रेफरेंस दिया था. रेफरेंस देके पहले रजिस्ट्रार ने मना किया रजिस्टर करने से, फिर चेयरमैन ने, फिर सेक्रेटरी ने मना किया, फिर चेयरमैन ने मना किया. इसी चीज से गुस्सा होकर जेनिथ कोर्ट्स के पास आई एंड बोली ये कौन होते हैं मना करने वाले, ये कौन होते हैं मेरे ऊपर कोई भी ऑर्डर चलाने वाले. उनका काम है केवल स्क्रूटिनाइज करना. तो आप केवल स्क्रूटिनाइज करो ना भाई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत है मांग लो मेरे से, हम दे देंगे. हम इंडस्ट्रियल कंपनी है कि नहीं, हम सिख है कि नहीं, ये चीज बेंच डिसाइड करेगी, आप नहीं करोगे. कोर्ट ने बोला एकदम सही बात, ये चीज बेंच डिसाइड करेगी. आप सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार या चेयरमैन के पास कोई भी राइट नहीं होता है. थर्ड केस हम लोग ने देखा लक्ष्मी टी कंपनी वर्सेस प्रदीप सरकार. हाँ, बेमतलब का अपने मन से कंपनी के डायरेक्टर्स बोल रहे हम रजिस्टर नहीं करेंगे ट्रांसफर. अरे भाई क्यों नहीं करोगे? नहीं हम नहीं करेंगे, मेरी कंपनी मेरा मन. जबकि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उनको ये पार तक नहीं दिया गया था. देख के आए होंगे बगल वाली कंपनी के डायरेक्टर्स को पार है तो बोले हम भी ये पार लेंगे. ऐसे नहीं चलता. आपको कुछ भी चीज एक्सरसाइज करना है, कुछ भी पार एक्सरसाइज करना है, इट हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट केस वाज टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट कॉर्पोरेशन. इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19. उन्होंने बोला हमें पता है कि आर्टिकल 19 के अंडर हमें राइट्स नहीं है, कंपनी को राइट्स नहीं है, बट हमारा क्लोक तो उठा के देखो, हमारे शेयर होल्डर्स को तो राइट्स है, तो उनके इज्जत के लिए प्लीज हमें ये राइट दे दो. ठीक है, द कोर्ट सेड पहली बात तो आप कोई नहीं होते हो क्लोक उठवाने वाले. अगर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना है तो हम खुद से लिफ्ट करेंगे, आप नहीं करोगे. सेकेंडली, हम भी अपने मन से लिफ्ट नहीं कर सकते, हम केवल 5 केसेस में लिफ्ट कर सकते हैं. वो आपका जो केस है वो इन 5 में कहीं पे भी नहीं आता, तो हम एनीवे लिफ्ट नहीं कर सकते. थर्डली, अगर हम लिफ्ट कर दिए, मान लो हम कर भी दिए, तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसीलिए एक बार में ये बात सेटल हो गया था कि ना ऐसे किसी भी तरीके से आप आर्टिकल 19 के राइट्स को एक कंपनी को नहीं दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट केस वाज जेके लिमिटेड वर्सेस मिसेस मिश्रा. इसमें बोला गया था कि 630 के अंडर जब एम्प्लॉय का बात हो रहा है तो क्या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को भी आप अंदर कर सकते हो, ये बोल के कि वो भी तो उस घर में रह रहे थे साथ में, वो भी तो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे थे. ऐसा बोला गया कि सिंस इट्स अ क्रिमिनल प्रोविजन, जो लिखा है वो वैसे का वैसे इंटरप्रेट होना चाहिए. वहां क्या लिखा है, एक्स एम्प्लॉयज या वर्कमैन या ऑफिसर, तो वहां पे ऑफिसर या एक्स एम्प्लॉयज ही आएंगे, उनके फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे. उसके बाद कौन सा केस आया? अच्छा, ये आ गया दूधिया वर्सेस शुगर मिल्स. इसमें ऐसा बोला गया था कि 1956 एक्ट आने के पहले एक अग्रीमेंट एंटर किया गया था बिटवीन द 2 पार्टीज, जिसमें बोला गया था कि द कंपनी विल पे 12.5% कमीशन टू दी
प्रमोटर्स, इसको बाद में रिड्यूस करके 6.25 कर दिया गया था। 1956 एक्ट आया और बोला आप कमीशन पे ही नहीं कर सकते हो, तो कंपनी बोली भाई अब हम कमीशन पे ही नहीं कर सकते, सॉरी। तो उस बात पे उस प्रमोटर ने बोला हमारा अग्रीमेंट 1954 का है, इस पे 56 एक्ट नहीं लगता, तो आप चिल मारो, आप मेरे को पैसा देते रहो। दे वर लाइक नहीं सॉरी, इसमें 1956 एक्ट लगेगा। डिस्प्यूट पहुंचा कोर्ट के पास, कोर्ट ने भी बोला कि देखो एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे आप जो मनाओ वो करोगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो पिछले 2 साल का कमीशन मिला है वो आप रख सकते हो, बट आगे तो सब चीज एक्ट के हिसाब से ही होगा। एक्ट बोल रहा है नो कमीशन, मतलब नो कमीशन। दैट वॉज इट फॉर टुडे। वी डिस्कस 6 केसेस, काफी इजी गो हैप्पी गो लकी केसेस थे आज के, काफी रेपिटेटिव केसेस थे, काफी लोग सोए भी आज, अपनी नींद पूरी कर लिए इस क्लास में, गुड। अपने मिलते हैं कल वापस एट द सेम टाइम फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। थैंक यू सो मच।